हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से जुड़े इम्पॉर्टेंट 70 MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। ईच एंड एवरी MCQ इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन में बनेगा, चाहे फिर वो एग्ज़ाम UGC नेट लॉ का हो, आपका AIB का हो, LLB LLM का सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, या कोई भी और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम जिसमें ये सब्जेक्ट आपका आ रहा है। ठीक है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं उन सब से ये क्वेश्चंस डिराइव किए हैं। तो हम यहाँ पर सारे सवाल उनके जवाब के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? ये वो लॉ है विच इज़ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है। अंडर विच पावर? अंडर द पावर जो कि लेजिस्लेचर उन्हें कन्फर करती है, उन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को कन्फर करती है थ्रू सम पेरेंट एक्ट, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रेफर्स टू द लॉ विच इज़ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव अंडर द पावर्स विच आर कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, okay, question number 2 is which of the following is an example of delegated legislation? Again, delegated legislation से जुड़ा हुआ सवाल है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है delegated legislation का। सो अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट नहीं, वो delegated legislation नहीं है, वो डायरेक्ट लॉ है जो कि लेजिस्लेचर बनाता है। बी है अ नोटिफिकेशन विच इज़ पास बाय अ मिनिस्ट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट। जी हाँ, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नोटिफिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स जो कि कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इशू करते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ पेरेंट एक्ट, वो सब क्लासिक एग्जाम्पल्स होते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, और ना ही डायरेक्टिव ऑफ PM प्राइम मिनिस्टर, वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं होता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो इस सेशन के थ्रू ना, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी आप काफ़ी एक्सटेंट तक इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज MCQs। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट विच केस इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ इनमें से जो केस है वो है L. चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1997 का लैंडमार्क केस है ऑन द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट ट्राइब्यूनल्स का जो डिसीजन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होती हैं, उनका जो डिसीजन होता है, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ द रिट जुरिस्डिक्शन। केशवानंद भारती, मेनका गांधी, मार्बरी मेडिसिन, ये सब जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ केस नहीं है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज पॉपुलराइज बाय। तो देखिए, जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है उसको पॉपुलराइज किया था सर A.V. डाइसी ने उनकी बुक में। बुक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1885 की बुक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, सर A.V. डाइसी। और उन्होंने, सर A.V. डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल्स भी आउटलाइन किए थे, आपको पता होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड व्हाट, जो थर्ड प्रिंसिपल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम इज एसोसिएटेड विद नेचुरल जस्टिस। तो हमें यहाँ पे 4 मैक्सिम दी है और हमें बताना है कि नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट से जुड़ी हुई कौन सी मैक्सिम है। तो 2 मेजर मैक्सिम्स हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल जस्टिस के। जो 2 कोर प्रिंसिपल है, पहला है लेट द हियर द अदर साइड ऑल्सो, है ना, कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, विच इंश्योर्स राइट टू फेयर हियरिंग। और दूसरा कंसेप्ट है दैट नो पर्सन विल बी अ जज इन हिज ओन केस। तो उसका मैक्सिम है नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। तो यहाँ पे आप देखें, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ भी नेचुरल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। एंड ऑडियो ऑल्टरम पार्टम जो कि बात करता है द अदर साइड शुड बी हर्ड, वो भी नेचुरल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। तो A और B दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस है यहाँ पे। आई डोंट नो दोनों इन्होंने क्यों दिए हैं, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, ऑडियो ऑल्टरम पार्टम, यस दोनों ही हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया आर एस्टेब्लिश अंडर। तो हमारे कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप हैं वो किस के तहत सेटअप हैं? तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 323A एड ऑन किया गया था, जो कि जिसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सेटअप की जाती हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985। देखिए, जो मैंने बोला ना कि आर्टिकल 323A
वो आया, उसके बाद उसको इफेक्ट में लाने के लिए एक्ट लाया गया था, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। तो उसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो स्टेब्लिश की जाती हैं फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट। तो इसमें हम ऑफन कंफ्यूज हो सकते हैं ए और बी में, पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस एक्ट ओनली, दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, कि क्या प्रोवाइड करते हैं इनमें से। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज कोर्ट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट। तो यस, दिस इज करेक्ट कि ये स्पेशलाइज कोर्ट्स जो कि हम जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बोल रहे हैं, उनका क्रिएशन करता है ये एक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट। दूसरा है जुडिशरी इंटरवेंशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट। नहीं, जुडिशरी इंटरवेंशन की बात ये एक्ट नहीं करता है, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इस तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा प्रोहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं, जिसका पर्पस है टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एटसेट्रा। ठीक है, याद रखना ये रेगुलर कोर्ट्स नहीं है, बट दे परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शंस, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू, एक टर्म है, एक कंसेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट होल्डिंग द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना, उसको अकाउंटेबल होल्ड करना उनके एक्शंस के लिए, उनके डिसीजंस के लिए, एंड देयर यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। तो उसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड टू चेक द अब्यूज ऑफ पावर इन द सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज रिस्पॉन्सिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is again related to tribunals only. The constitution provides for the establishment of tribunals under what? हमने पढ़ा था under article 323A. Direct question है. Okay, next is which of the following is a method of controlling the executive action? तो देखिए executive body या executive organ के action को control करने के लिए एक effective method है और कंसेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का, विच वी कॉल एज द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू प्राइमरी मेथड होता है जिसके द्वारा कोर्ट्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। ठीक है, कोर्ट्स एग्जामिन करते हैं लीगैलिटीज़ को, प्रोसीजरल प्रोप्राइटी को, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के रीजनेबिलिटी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ना, एग्जीक्यूटिव डिक्री, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, मिनिस्ट्रियल ऑर्डर्स, ये सब खुद एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं। ठीक है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। रिमेंबर, दीज ऑल आर द एग्जीक्यूटिव एक्शन इन देमसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑल्सो नोन एज, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को और क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया ना कि एक पेरेंट एक्ट के तहत लेजिस्लेचर जो है, लॉ मेकिंग जो पावर है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को डेलीगेट कर रही है। तो बेसिकली एक तरीके के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुआ। देयरफॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑल्सो नोन एज द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ए इज द राइट आंसर बिकॉज इट ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क सेट अप बाय द पेरेंट एक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज विच रिट इज यूज्ड टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो देखिए आई विल से कि ऑल्दो रिट स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है विद इन आर्टिकल 32 एंड 226, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में भी हम लोग रिट्स को इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि हर रिट का क्या मतलब है, कैसे अप्लाई होती है, और उनके कुछ मेजर केसेस। तो आप जब एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को तैयार करें तो सारी रिट्स को अच्छे से तैयार करना, उनके बीच के जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं उनको समझना। यहाँ बात हो रही है कि अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की लीगैलिटी को एग्जामिन करना होता है तो कौन सी रिट यूज होती है? तो इसका आंसर है गाइस सर्शिलरी। सर्शिलरी की जो रिट है, इट इज इशूड टू क्वैश द डिसीजंस ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, इनके किसी भी डिसीजन को क्वैश करने के लिए सर्शिलरी यूज़ की जाती है आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर अथॉरिटी ने किसी भी तरीके से जो कोई एक्ट किया वो बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन जाके किया, इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन जाके किया, या नेचुरल जस्टिस के किसी प्रिंसिपल की वायलेशन में किया, सो देयरफॉर सर्शिलरी जो रिट है इट एग्जामिन्स द लीगैलिटी एंड द जुरिस्डिक्शनल एरर। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ
क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटिंग अबाउट टेस्ट दैट वी कॉल एज द रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस टेस्ट. तो बोल रहे हैं कि ये जो टेस्ट है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, ये किस केस में अप्लाई किया गया था. पहले बात करते हैं कि ये टेस्ट क्या कहता है, द रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस टेस्ट. सो इट स्टेट्स दैट even a reasonable suspicion of bias is sufficient to vitiate the administrative proceeding. कि अगर किसी भी administrative proceeding में अगर कोई थोड़ी सी भी अगर बायस पता चल जाती है कि हाँ इसमें कहीं बायस इन्वॉल्व है, देयर इज अ सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन, सो दैट इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट होती है टू विशिएट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग. तो ये जो टेस्ट है दैट वाज अप्लाइड इन द केस ऑफ A.K. क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट केस. ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को अप्लाई किया था. ठीक है, and this case is also important because it expanded the natural justice principles in our country India. A.K. Kraipak versus Union of India. अच्छा, lot of time the question if I say in context of UGC NET, तो UGC NET के एग्जाम में ना chronology based question भी आते हैं. So I request all of you जो भी लेक्चर देख रहे हैं कि जैसे किसी भी केस, किसी भी PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब केसेस होते हैं ना आपके ऑप्शन में, तो वहीं पे उसके ईयर याद करें, वहीं के वहीं लिखें, क्योंकि ईयर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में फिर आपका अगर आपने यहाँ पे तैयार कर लिया तो वहाँ पे आपको याद करने में आसानी हो जाती है. ठीक है, तो इनके ईयर भी याद रखना. चलिए, 14 क्वेश्चन इज द लैंडमार्क इंग्लिश केस विच इज लेइंग डाउन द टेस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. तो कौन सा लैंडमार्क केस है जिसमें टेस्ट लेट डाउन किया गया था फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. सो गाइज द केस इज वेडनेसब्यूरी केस, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं. दैट उसका पूरा नाम है द एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज वर्सेस वेडनेसब्यूरी कॉर्पोरेशन केस. तो इस टेस्ट को भी इसीलिए हम लोग वेडनेसब्यूरी अनरीजनेबल टेस्ट भी कहते हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. तो याद रखना, दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसब्यूरी केस. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज कि हमें एक डेफिनेशन दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, एंड हमें बताना है दैट किस जूरिस्ट ने ये डेफिनेशन प्रोवाइड किया. तो द डेफिनेशन इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ which concerns the powers and procedures of administrative agencies, including specially the law governing the judicial review of administrative action. तो guys ये definition दी थी सर KC डेविस ने, प्लीज़ आप याद रखना. अब देखो, इससे हमें ये याद रखना है दैट एग्जाम में कुछ जो मेजर जूरिस्ट हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को डिफाइन किया है उनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. सो प्लीज़ आप मेजर कुछ डेफिनेशंस याद रखना. ये जितने ऑप्शन इसमें दिए हैं ना, आइवर जेनिंग, वेड एंड गार्नर, इन सब की डेफिनेशंस आप याद रखिएगा. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट which is the first Indian case on legitimate expectation. So there is a concept of legitimate expectation. तो पूछा गया है कि हमारे इंडिया में पहला कौन सा केस है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के कंसेप्ट पर. सो गाइस द केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ 1993. ठीक है, सो ये पहला केस था विच रिकॉग्नाइज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट ये जो डॉक्ट्रीन है इट गिव्स द राइट टू अ फेयर हियरिंग बिफोर द एक्सपेक्टेशन इज डिनाइड. राइट, तो ये कंसेप्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना. Now, next question is the doctrine, which is the doctrine which is used to determine whether the rule-making power is beyond scope. तो किस डॉक्ट्रीन में, कौन सी डॉक्ट्रीन है जो यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन कि जो रूल मेकिंग पावर है वो Question number 17 is asking that which of the following doctrine is used to determine whether the rule making power is beyond scope. कौन सी डॉक्ट्रीन तब यूज़ की जाती है चेक करने के लिए कि जो रूल मेकिंग पावर है वो बियॉन्ड द स्कोप जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द डॉक्ट्रीन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन. वो एग्जामिन करती है दैट वेदर द लेजिस्लेचर हैज़ डेलीगेटेड इट्स असेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन और ओनली द सबऑर्डिनेट वन. कि जो लेजिस्लेचर है जब उसने अपनी रूल मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर या लेजिस्लेचर बनाने की जो पावर है वो कहीं असेंशियल फंक्शन तो नहीं डेलीगेट कर दिया या फिर सिर्फ सबऑर्डिनेट डेलीगेट किया है. तो एक्सेसिव डेलीगेशन की जो डॉक्ट्रीन है ये इस चीज़ को
एग्जामिन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द प्री डिसीजनल हियरिंग। तो ये बात किस केस में कही गई थी? दैट जो डिसीजन देने के बाद जो हियरिंग की जाती है बाय द कोर्ट, दैट वी कॉल एज द पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, वो किसी भी तरीके से प्री डिसीजनल हियरिंग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पोस्ट डिसीजनल कैन नॉट सब्स्टिट्यूट प्री डिसीजनल एज इट वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि राइट ऑफ बीइंग हर्ड वो जब डिसीजन दिया जा रहा है वेर इन द राइट्स आर बीइंग अफेक्टेड, उस वक्त ही वो राइट इंश्योर किया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है देन इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो इट्स करेक्ट आंसर इज मेनका गांधी। प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्रिन ऑफ बायस इज डिराइव फ्रॉम। डॉक्ट्रिन ऑफ बायस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लैटिन फ्रेज से डिराइव होता है? सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट इज बेस्ड ऑन नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, जिसका क्या मतलब? इट सेज दैट नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के मैटर में जज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली इट रिक्वायर्स इम्पार्शियलिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बायस इन डिसीजन मेकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इन इंडिया इज अंडर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगाता है? सो दैट इज आर्टिकल 13 विच स्टेट्स दैट वो लॉ डिफाइन करता है एंड इट सेज दैट लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड, ठीक है। ऐसे जो भी लॉज जो कि फंडामेंटल राइट के वॉयलेटिव होते हैं वो सारे वॉइड कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आर्टिकल 32 जो किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। उसके अलावा 226 जो कि सिमिलर पावर है हाई कोर्ट के पास, ठीक है, हाई कोर्ट्स पावर टू इशू द रिट्स। सो all of these provisions provide for judicial review of the administrative actions in India. So therefore the correct answer is D, ठीक है। मैंने पहले गलत बोल दिया, सिर्फ A नहीं है, सारे ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। सो आंसर D is the right, all of the above, ठीक है। ओके, इसीलिए कई ऐसे क्या हुआ अभी मेरे साथ, मैंने सिर्फ पहला वाला ऑप्शन पढ़ के ना डिसीजन ले लिया कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बट फिर जैसे मेरा नज़र बी पे बढ़ा, मैंने देखा अरे ये भी जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भले ही हमें लग रहा है कि अरे ए ऑप्शन सही है, पर हमारा ये ड्यूटी है कि हम सारे ही ऑप्शंस को एक बार ज़रूर से देखें, ठीक है। तो इस गलती से आप सीख ज़रूर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इज एन एक्सेप्शन टू। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल अगेंस्ट बायस, दैट इज हमने अभी ऊपर पढ़ा था नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, इसका एक्सेप्शन है ये चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसमें कहा जाता है कि वेयर नो ऑल्टरनेटिव फोरम एग्जिस्ट, जब कोई भी ऑल्टरनेटिव फोरम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड ऑल द पॉसिबल एजुडिकेटर्स आर बायस्ड, देन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है इट परमिट्स द बायस्ड अथॉरिटी टू डिसाइड टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस इन द मैटर, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 स्टेट्स दैट सर एवी डाइसी क्रिटिसाइज विच लीगल सिस्टम। तो देखिए अगर आपने पढ़ा हो ये कंसेप्ट नेचुरल जस्टिस का एंड ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो आपको पता होगा कि एवी डाइसी ने एक फ्रेंच कंसेप्ट जिसका नाम है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, उस जो कि एक फ्रेंच लीगल सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज किया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ 23, देयर इज अ मैक्सिम डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट। तो बोल रहे हैं कि इस मैक्सिम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये बोलते हैं कि जब कोई पावर ऑलरेडी एक अथॉरिटी को डेलीगेट की गई है बाय सम सुपीरियर अथॉरिटी या बाय सम लेजिस्लेटिव बॉडी, तो फिर वो जिसको डेलीगेट की गई है वो पावर वो फर्दर सब डेलीगेट नहीं कर सकता है टू अनदर अनलेस वो एक्सप्रेसली ऑथराइज ना हो। सो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं दैट द डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, ठीक है। द डेलीगेटी जिसको डेलीगेट किया गया है दैट पर्सन मस्ट एक्सरसाइज द पावर पर्सनली ओनली। So this is answer number C. Now question number 24 is saying that which of the following is not a type of bias. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। डी तो चलो none of the above हो गया। ए बी सी में बायस डिफाइन है, बोल रहे कि इसमें से एक टाइप ऑफ बायस नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ कि
तीनों ही टाइप ऑफ बायस होते हैं। देखो, पैक्यूनरी बायस भी होता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिलेटेड बायस कहते हैं, पर्सनल बायस भी होता है जिसे हम लोग रिलेशनशिप रिलेटेड बायस कहते हैं, एंड जुडिशियल ऑब्स्टिनेंसी भी होती है, जिसका मतलब है कि व्हेन समबडी हैज अ क्लोज्ड माइंड या फिर एक प्री जजमेंट लेके वो बैठे, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायस ना। सो दे ऑल आर द रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ बायस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देयरफॉर इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर बिकॉज दीज ऑल आर द टाइप ऑफ बायस, ठीक है, एज मच एज I know, ठीक है। Now 25, which is not an essential component of Audi Alterum Partem. Okay, Audi Alterum Partem जो कि natural justice का principle है, which states that right to fair hearing, तो बोल रहे कि इसमें से कोई एक उसका component नहीं है। क्या नहीं है? पहला है right to notice. Yes, right to notice is an important essential component of Audi Alterum Partem. Then oral hearing, yes, oral hearing भी है इसका essential part, ठीक है। क्या क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। राइट टू नोटिस होता है, राइट टू प्रेजेंट द केस होता है, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट टू क्रॉस एग्जामिन होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दैट इज रीजन्ड डिसीजन। रीजन डिसीजन एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हियरिंग राइट्स। हम यहाँ पे हियरिंग राइट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका एसेंशियल कॉम्पोनेंट रीजन डिसीजन नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पूछा जा रहा है विच इज नॉट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, reason decision. Now 26 is that administrative tribunals recognize under, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किन आर्टिकल्स के अंदर रिकॉग्नाइज है? सो गाइज द आंसर इज आर्टिकल 323A एंड 323B, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर सर्विस मैटर्स की बात करता है, एंड 323B डील्स विद द ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स लाइक फॉर टैक्सेशन, फॉर लैंड रिफॉर्म्स एटसेट्रा। एंड you must know that they both were inserted by the 42nd constitutional amendment of 1976. Now question number 27 is that which of the following statement is true? So we have 4 statement and we have to tell कि एक गलत है इसमें से, एक सही है, सॉरी एक सही है इसमें से। So पहला ऑप्शन है that all courts are tribunals but all tribunals are not courts. So देखो ट्राइब्यूनल क्या होती है? ट्राइब्यूनल एक ऐसी बॉडी है विच इज एक्सरसाइजिंग जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल फंक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सारे ही कोर्ट एक तरीके से ट्राइब्यूनल्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव द फुल जुडिशियल पावर। बट सारे ट्राइब्यूनल कोर्ट नहीं होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल दे हैव अ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, दे डू नॉट हैव ऑल द पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है। सो देयरफॉर आई गेस देयर इज सम yes, this is correct, this is correct. All the courts are tribunal but all the tribunal are not court. This is a correct statement. बाकी पढ़ लेते हैं that the tribunals are not bound by Supreme Court. नहीं भाई, all the courts and tribunals are bound by Supreme Court. B is wrong. बाकी सब गलत ही होंगे। Tribunals are created by government, नहीं, ये एक एक्ट के तहत फॉर्मुलेट होती हैं। Tribunals are not bound by natural justice. No, all the bodies are bound by natural justice. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। ओके 28, the institution of ombudsman has been originated in, so देखिए ombudsman का जो concept है वो originate हुआ था स्वीडन में in the year 1809. So option number B is the correct answer, ठीक है। ये स्वीडिश गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था इस ऑफिस को, जिसका पर्पस था टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। एंड लेटर ऑन ये जो कंसेप्ट है ये अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ, हमारे इंडिया में भी है, जिसको हम लोग हमारे इंडिया में ऑम्बड्समैन की पोजीशन को कहते हैं लोकपाल एंड लोक आयुक्त, है ना। और हमें जब हम व्हेन वी रीड ह्यूमन राइट्स लॉ एंड व्हेन वी रीड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, तो हमें लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के भी मेजर प्रोविजंस को देखना पड़ता है। ऑफन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर। 29, द tortious liability of the government is recognized under, ठीक है। सो देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि जो tortious liability है, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द गवर्नमेंट, सो दिस इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 299, ठीक है। Article 299, yes. It deals with the contracts by government, so government's tortious liability which is actually recognized under Article 300, ठीक है। देखो गवर्नमेंट की जो liability है वो 300 में गवर्न होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन में 300 नहीं है, and therefore we'll go with Article 299, right? Therefore we have written here that this is the closest option out of all of them. Okay. Next, question number 30. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मीन्स, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन? देखो ये पावर होती है विच इज़ गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कि दे कैन मेक द चॉइसेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ,
right? So we call it that this is the exercise of power within the legal boundaries. ठीक है, yes, ऑप्शन नंबर बी. सो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बोला जाता है दैट द बॉडी मस्ट एक्सरसाइज इट विद इन द लीगल लिमिट्स एंड इट मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबली, इट मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ फॉर प्रॉपर पर्पसेज एंड इट मस्ट नॉट बी एक्सरसाइज एनी वे आर्बिट्ररीली और अनलिमिटेडली. ठीक है, देखो तुम लोग देखो कि हर क्वेश्चन में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, है ना. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ब्रीफिंग जितना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है मैं तुम लोग को बता सकूँ, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लग रहा है कि हम लोग एडिशनल बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यू मे ऑल्सो राइट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ये जो कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जस्टिस पी.एन. भगवती. ठीक है, Justice P.N. Bhagwati is considered as a pioneer of public interest litigation. So it's very simple and most asked question, right? Okay, next question is prerogative power refers to, क्या होता है prerogative powers? देखो ये residuary powers होती हैं of the executive and that can be exercised without any specific legislative authorization. ज़रूरत नहीं है कि कोई legislative body उसको delegate करे, है ना. Thereafter you can exercise it. You can exercise it on its own. ठीक है, एंड जैसे इंडिया में बात करें देन दीज इंक्लूड द पावर्स अंडर आर्टिकल 72, दैट इज अ पार्डनिंग पावर. आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, है ना. दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ प्रेरोगेटिव पावर. सो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दिस इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव विदाउट लेजिस्लेटिव कंसेंट, है ना. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देखो मैंने बोला वी आर गोइंग टू डिस्कस 70 क्वेश्चन, तो लंबा होगा सेशन, याद रखना. बट एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. इसी में से बनेगा पेपर में, कुछ बाहर नहीं जाने वाला. ठीक है, 33 क्वेश्चन इज आरटीआई एक्ट वॉज इनेक्टेड इन. तो कब हुआ था इनेक्ट? आरटीआई एक्ट इनेक्ट हुआ था, पूरा डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 2005. So 2005 is the correct option here. Question number 34 is asking that अंडर आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन कैन बी सॉर्ट फ्रॉम. तो आरटीआई एक्ट के तहत जो इन्फॉर्मेशन है वो हम किस डिपार्टमेंट से, किस अथॉरिटी से सॉर्ट करते हैं, डिमांड करते हैं? सो इसका आंसर है ओनली द पब्लिक अथॉरिटीज. ठीक है, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज से इन्फॉर्मेशन सॉर्ट की जा सकती हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. फिर पब्लिक अथॉरिटीज में सब इंक्लूड होता है, द गवर्नमेंट बॉडीज, द बॉडीज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑल्सो द एनजीओज विच आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 35 इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू. तो वेरी सिंपल, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है द एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल पावर. ठीक है, इट रेफर्स टू जुडिशरीज प्रोएक्टिव रोल जो कि वो प्ले करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर इनोवेटिव रेमेडीज. ठीक है, सो जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल पावर. Question number 36 is which of the following ensures public accountability of the administrative authorities? ठीक है, तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, दिस इज लोकपाल एंड लोकायुक्त. लोकपाल एट सेंटर एंड लोकायुक्त एट स्टेट लेवल. तो ये एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं द एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज and they ensure the public accountability. So this is Lokpal and Lokayukt, and they were established under the Lokpal and Lokayukt Act of 2013. ठीक है, 37 is Article 323A and 323B have been inserted by which amendment act? तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, this is 42nd Amendment Act of 1976. तो correct option is option number B. Next question, in the state of West Bengal versus Shivanand Pathak, the Apex Court described a new form of bias. Okay, and this was judicial obstinacy. जब आप bias पढ़ेंगे ना तो यही केस जो है वो लैंडमार्क केस होता है इस काइंड ऑफ बायस को लेके, दैट इज जुडिशियल ऑब्स्टिनेंसी, और ये रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, तो कहते हैं कि ये वो बायस है, ये तब अकर होता है व्हेन जो जज है या जो एडजुडिकेटर है, ही हैज़ अ वेरी क्लोज माइंड, ही हैज़ अ प्री नोशन कंसेप्शन. ठीक है, वो एक प्री जजमेंट अपना बना के बैठे हैं, है ना, उनका एक प्री डिटरमाइंड व्यू है. सो दैट वी कॉल एज अ काइंड ऑफ बायस कॉल्ड द जुडिशियल ऑब्स्टिनेंसी. ठीक है, ऑब्स्टिनेसी.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39th, हियर द अदर साइड इज रेफर्ड एज, तो हियर द अदर साइड या राइट ऑफ फेयर हियरिंग, तो ये बात है हमारी द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम द ऑडी ऑल्टरम पार्टम की जब कोई भी जजमेंट दिया जाता है while making any decision, the judge or the adjudicator must hear both the sides. ठीक है, no person should be condemned unheard. Question number 40 is the concept of droit administrative means. तो देखो droit administrative मैंने ऊपर बताया था, ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम है ना, जिसका मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ डुअल जुडिकेचर विच कंसिस्ट ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो इसमें दो तरह का कोर्ट्स रहती हैं, एक सिविल कोर्ट्स होती हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती है जो कि इंडिपेंडेंटली रन करती हैं. एक होती है ऑर्डिनरी पीपल के लिए, एक होती है सुपीरियर लोगों के लिए. इस तरीके का कंसेप्ट है ये. एंड हमने पढ़ा था ऊपर की जो सर एबी डाइसी थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस डुअल कोर्ट सिस्टम को एंड ही प्रेफर्ड हिज यूनिफाइड इंग्लिश सिस्टम. सो एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट विच केस ओवररूल्ड द संपत कुमार केस. ठीक है, तो बड़ा ही प्रोमिनेंटली पूछा जाने वाला सवाल है ये. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये 1997 का केस है, 97 का केस है ये, हाँ. और संपत कुमार का 1987 का केस है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एल चंद्र के केस में एसपी संपत कुमार के केस को ओवररूल किया था एंड ये हेल्ड किया था दैट द कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ हाई कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ओवर द ट्राइब्यूनल्स डिसीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. 42nd question is the doctrine of separation of power was systematically propounded by Montesquieu, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और उन्होंने अपनी बुक में इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था. एंड नेम ऑफ द बुक भी आप याद रखना, दैट इज द स्पिरिट ऑफ लॉज. 1748 की ये बुक है जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने एडवोकेट किया था दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन इन अ सिस्टम, देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टायरनी. राइट. नाउ 43 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस और हमें एक गलत स्टेटमेंट बताना है. तो पढ़ते हैं सारे. पहला है the primary function of administrative law is to restrict the governmental powers. Okay, yes, this is true somehow. B is administrative law seeks to protect the private rights from the state encroachment. Okay. C, administrative law governs the relation between the citizens and government. Yes. And D, administrative law is the law which is concerning the organization and functions of government at rest. तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द गवर्नमेंट इन एक्शन एंड नॉट एट रेस्ट. इट इज नॉट एट रेस्ट, रादर इट कंसर्न विद हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, हाउ इट एक्सरसाइज इट्स पावर, हाउ इट अफेक्ट द सिटीजन्स राइट्स, है ना. सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न्स एंड concerns the dynamic operation of law and not its static structure. This जो last word लिखा है ना, when the government is at rest, ये बात गलत है. So therefore we say that option number 4 is wrong here. Now 44th is which was the first Indian state to establish the institution of लोकायुक्त. तो guys इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन. ठीक है. नाउ question number 45, when did the Lokpal and Lokayukta Act came into force? So it came into force in December 2013. ठीक है. Yes, December 2013. C is the right answer. 46, who appoints the Lokpal and लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त. तो गवर्नर जो होते हैं, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं ओम्बड्समैन, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त. ठीक है. सो ए इज द राइट आंसर. 47, the doctrine of legitimate expectation is used by Supreme Court to, so it is used by Supreme Court to check the arbitrary exercise of powers by the administrative authorities. Basically it prevents the arbitrary administrative actions. 48 question is the principle that a delegate cannot
चेंज लेजिस्लेटिव पॉलिसी थ्रू मॉडिफिकेशन वॉज स्टेब्लिश इन, कि जो प्रिंसिपल है कि जिसको डेलीगेट किया गया है लॉ मेकिंग पावर, वो लेजिस्लेटिव पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता है थ्रू एनी मॉडिफिकेशन. ये बात हेल्ड की थी इन द केस ऑफ रीड दिल्ली लॉज एक्ट ऑफ 1951. दिस इज 1951. बी इज द राइट आंसर. ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था दैट जो असेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं दे कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टेंडाई मीन्स. क्या होता है लोकस स्टेंडाई का मतलब? इसका मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है द प्लेस ऑफ स्टैंडिंग. सो बेसिकली ये एक लीगल राइट है, एक लीगल कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की टू अप्रोच द कोर्ट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? The writ can be filed by any person, the power of court, right of petitioner to file the writ. Yes, C is the correct option here. The right of petitioner to file the writ petition. C is the right option here. ठीक है, तो ट्रेडिशनली क्या था? ओनली द अग्रीव पर्सन्स हैड द लोकस स्टेंडाई, है ना. बट जब से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट आया है, इट हैज रिलैक्स दिस एंड नाउ इट अलाउड इवन द पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स टू फाइल ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, है ना. सो कहते भी हैं कि जो लोकस स्टेंडाई का जो है वो एक्सेप्शन है PIL के कंसेप्ट को लेके. नाउ क्वेश्चन नंबर 50 इज विच पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. सो रिमेंबर इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. इट इज द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. ठीक है, कमिटी है विच इज कॉल्ड द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन विच एग्जामिन्स की वेदर the delegated legislations, either the rules, regulations or notifications, whether they are within the powers which are delegated by parent act or not, है ना. ये चेक करती है कि जो डेलीगेशन किया गया है और उसके तहत जो लेजिस्लेशन फॉर्म किया गया है either in the form of rules, regulations or notifications, वो within the powers delegated ही है या नहीं है which was delegated by the parent act, and whether it follows a proper procedure or not. ठीक है, so this is option number D. Now question number 51 is who said that administrative law as one of the 6 divisions of public law. तो ये कंसेप्ट किसने, ये बात किसने कही थी that administrative law as one of the 6 divisions of public law. तो डायरेक्ट याद रखो, फैक्ट है सर थॉमस एर्स्काइन हॉलैंड. हॉलैंड ने ये बात कही थी. ठीक है, हॉलैंड ने बेसिकली अपनी बुक में ये क्लासीफाई किया था. ही क्लासिफाइड लॉ इनटू वेरियस डिविजन्स, है ना, एंड देयर ही आइडेंटिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज वन ऑफ द 6 डिविजन्स ऑफ पब्लिक लॉ. सो डी इज द करेक्ट आंसर, सर हॉलैंड. Now, question number 52. Which of the following does not truly describe the nature of administrative law? इसमें ना थोड़ा फॉर्मेटिंग सही से नहीं हुई है. देखो ए इधर लिखा है, चलो पढ़ लेते हैं. क्या कह रहे हैं ये लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रूली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ओके, पढ़ते हैं. पहला है द मेन थ्रस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑन द स्टडी ऑफ प्रोसीजर बाय विच द ऑफिशियल एक्शन इज रीच्ड. ओके, दिस इज समहाउ ट्रू. B is administrative law deals with the relationship of individuals with the organized power. Okay. Then administrative law does not include a control mechanism against arbitrariness. No, it does have a mechanism. So C is wrong. D is administrative law seldom address the reconciliation of power with liberty. Is it? तो देखो स्टेटमेंट सी हमने बोला कि गलत है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डज इंक्लूड कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे कि क्या क्या, जुडिशियल रिव्यू हो गया, रिट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, है ना, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है. अच्छा, डी भी गलत है. क्यों है? बिकॉज इट्स स्टेटिंग दैट रिकंसिलिएशन ऑफ पावर विद लिबर्टी. सो इट्स अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. इट्स नॉट सेल्डम. यहाँ कह रहे हैं सेल्डम एड्रेस मतलब कभी कभी इट एड्रेस द रिकंसिलिएशन ऑफ पावर विद लिबर्टी रादर, बल्कि ये जो वी आर टॉकिंग अबाउट कि वी आर रिकंसिलिएटिंग द पावर विद लिबर्टी, दिस इज अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, सो देयरफॉर सी एंड डी बोथ आर रॉन्ग, ए और बी सही है. सो यहाँ हमें गलत बताने थे, सो वील क्लिक सी, सॉरी 3, सी एंड डी ओनली आर नॉट ट्रूली डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ओके, now question number 52. For what purpose is the Wednesbury test applied? क्यों अप्लाई किया जाता है? What is the reason? तो इसका रीजन है to determine the irrationality of the administrative actions. To determine the irrationality of the administrative actions. ठीक है, मैंने ऊपर बताया था वेडनेसब्यूरी टेस्ट जो है 1948 के एक वेडनेसब्यूरी केस में डिराइव हुआ था. एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड टू असेस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है वेदर इट इज अनरीजनेबल तो नहीं है, इरेशनल तो नहीं है, है ना. तो उसकी रैशनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट अप्लाई किया जाता है. नाउ 54th क्वेश्चन इज विच आर्टिकल्स वर एडेड
in the Indian Constitution to facilitate the establishment of specific tribunal. ठीक है, very simple, 323A and 323B, a kind of repetition. Next, which is not a feature of the French administrative legal system. तो पहली बात कह रहे हैं कि dual system of court है यहाँ पे, तो ये तो feature है. दूसरी बात कह रहे हैं that council d'etat is the supreme administrative court. तो yes, it is the supreme administrative court, तो ये भी सही है. Then there is a principle of judicial independence, yes, it is maintained. Then D क्या कह रहा है, that there is a use of stare decisis in the administrative decisions. So देखिए जो कंसेप्ट है ना स्टेयर डेसिसिस का, जिसका मतलब होता है द डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, की पुराने जो जजमेंट दिए गए हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर जुडिशरी का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग होगा और वो एज अ प्रेसिडेंस यूज किया जाएगा. तो ये जो डॉक्ट्रिन है ना, इट्स अ कॉमन फीचर ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम जो कि प्रिवेलेंट है इंडिया में, इंग्लैंड में, बट ये फ्रेंच सिविल लॉ का सिस्टम नहीं है, फ्रेंच सिविल लॉ सिस्टम का पार्ट नहीं है. सो देयरफॉर यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो है वो इसका फीचर नहीं है. सो डी इज द राइट ऑप्शन हियर. ओके, नाउ question number 56 is assertion reasoning based question. Let's see. So we have a assertion and a reasoning. Assertion stating that from a functional point of view, an administrative tribunal is neither exclusively a judicial body and nor exclusively an administrative body, but is somewhere between the two. Yes, this is correct. This is true. Reasoning is stating that the administrative tribunal is not bound by the strict rules of evidence and procedure. This is also true. So both are correct and R is the correct explanation of A, है ना? So one is the right answer here. Now question number 57. We have to tell that which statement. We have 4 statements here, A, B, C and D. तो हमें बताना है कि कौन से statements correct हैं. ठीक है. पहला और किसके रिगार्डिंग बताना है, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड इन द 2010 मद्रास बार एसोसिएशन केस. ठीक है, 2010 के मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को लेके कुछ स्टेटमेंट दिए थे. हम बताने कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑल राइट, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. पहला है द ट्राइब्यूनल शुड नॉट बिकम द पोस्ट रिटायरमेंट हेवन फॉर द सिविल सर्वेंट्स. ओके. B कह रहा है the members of tribunals should be independent person and not serving civil servants. Okay. C is stating that the members of tribunal should retain lien in any government department. This is such a vague statement. And D is stating that the tribunal should resemble more the courts and not bureaucratic boards. Okay, this is correct. And E is stating that the tribunals must depend on गवर्नमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. तो मैं आपको बताऊं, ये अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद रख लेना. A, B एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्राइब्यूनल्स बिल्कुल भी पोस्ट रिटायरमेंट हेवन नहीं बनना चाहिए ब्यूरोक्रेट के लिए, तो A करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. फिर इसमें कहा गया था कि जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स हैं दे शुड नॉट बी द सर्विंग सिविल सर्वेंट्स, ये भी करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है. एंड इसमें कहा गया था दैट ट्राइब्यूनल शुड फंक्शन लाइक कोर्ट्स एंड नॉट द ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड्स. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो A, B एंड D करेक्ट है. देयरफॉर वी हैव ऑप्शन नंबर 4, A, B एंड D ओनली. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 58 इज स्टेटिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. कौन सा इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है. ओके, पहला है इंटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट, डिपोर्टेशन. सो देखिए, दीज ऑल आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस which affect the personal liberty, functions of selection committee, etc. ठीक है. So ये appointment से जुड़े हुए हैं, तो this is one of the administrative action. Then second is the functions of selection committee. So it results in the appointment related matters. So this is an administrative action. Then C is a fact finding action. So is it a administrative action? देखो fact finding एक तरीके से investigative action हुआ ना. This is not a administrative action somehow. So this is not one of the administrative action. Fourth पढ़ लेते हैं, forming an opinion on objective satisfaction. So yes, this is an administrative action that basically triggers the further actions. ठीक है. Okay, so C is the right option here. Next question, the institution of ombudsman was first. Okay, we have, this is a repetition. Sweden is the right answer. Year भी याद रख लेना, ठीक है. 1809 is the year. Next question is the Lokpal and Lokayukta Act came into force in. ठीक है, सही लिखा है यहाँ पे. ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था 16 जनवरी 2014 में. पता नहीं ऑप्शंस में ये गलत ऑप्शन क्यों दे रखे हैं बार बार हर जगह, तो आप प्लीज याद रखना 16 जनवरी 2014 है इसका सही जवाब. ठीक है, 2013 में नहीं हुआ है इसका इन्फोर्समेंट. ठीक है, तो प्लीज ये सारे, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ओमिट भी हो गया होगा. ठीक है, चलिए. यस, क्वेश्चन नंबर 61 इज we have 4 statements and we have to tell which one is the correct. Okay, so option number A is administrative law is the branch of public law
and it is only a part of constitution law and it can not control the constitution law. Okay, यहाँ पे 3 डिफरेंट बातें कही गई हैं. पहला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है वो पब्लिक लॉ का पार्ट है, पब्लिक लॉ की ब्रांच है. यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इसके अलावा द अदर थिंग इट्स स्टेटिंग कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ओनली अ पार्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सिर्फ एक पार्ट है एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ कैन नॉट कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. दिस इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ लेट्स रीड बी. बी saying एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ प्राइवेट लॉ. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. सी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. नो, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ constitution law. So C is also wrong. D is administrative law is neither the branch of public law nor of private law but a part of constitution law. No, it is a branch of public law. तो यहाँ पे statement A is correct. ठीक है. Now question number 2 is 62 is in which of the following cases Supreme Court held that federalism in India is not a part of एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन ऑफ द प्रिंसिपल. ठीक है, तो किस केस में कहा गया था कि जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है ये एक प्रिंसिपल है और ये किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मैटर नहीं है. तो गाइस ये बात लेट डाउन की गई थी इन द केस ऑफ SR बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, ये लैंडमार्क केस है ऑन आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट्स रूल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ठीक है. द 63rd क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मीन्स. सो व्हाट डज इट मीन? क्या होता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का मतलब? सो इट सिंपली मीन्स एक रिव्यू किया जाता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट और बाय गवर्नमेंट और बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय जुडिशरी. वेरी सिंपल. जुडिशियल रिव्यू इट सिंपली मीन्स अ रिव्यू बाय आर जुडिशरी. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 64th क्वेश्चन इज assertion reasoning based question है ये. Assertion is stating that administrative law is a branch of public law, okay, in contradiction to private law. All right. Reasoning is stating that administrative law primarily deals with the relationship of individuals in terms. तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कह रहा है कि यस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इंडीड अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ बिकॉज इट डील्स विद द स्टेट एंड इंडिविजुअल रिलेशंस एंड इट इज नॉट अ प्राइवेट लॉ. ठीक है, तो असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बट रीजनिंग गलत है. यहाँ पे टर्म्स यूज हुई है इंडिविजुअल इंटर्स, जिसका मतलब है रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स देमसेल्फ, जबकि ऐसा नहीं है. Administrative law does not deal with individual relationship, rather it deals with a state and individual relationship, है ना, कि how the government affect the citizens. So ये जो स्टेटमेंट है ना इंडिविजुअल इंटर्स, तो प्राइवेट लॉ के कंटेक्स्ट में हो गया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो पब्लिक लॉ है. तो असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग गलत है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. असर्शन इज करेक्ट बट आर रीजनिंग इज इनकरेक्ट. ठीक है, इसलिए आपको हर बारीकी से सवाल को पढ़ना है और समझना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 65 इज मैच द फॉलोइंग. सॉरी यार, थोड़ा सा ये जो थोड़ा लास्ट के क्वेश्चंस में थोड़ा ऑर्गेनाइज सही से नहीं हुआ है क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे वी हैव 2 लिस्ट. पहला लिस्ट है जूरिस्ट का और दूसरा लिस्ट है उनकी दी गई डेफिनेशंस का. तो मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में कहा था कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस तो आपको याद करनी है, चाहे फिर उसको निमोनिक की हेल्प से करो, किसी वर्ड को याद करो कि ये वर्ड इस जूरिस्ट की डेफिनेशन में इस तरीके से, पर इंपॉर्टेंट याद कर लेना. तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि वेड की डेफिनेशन है दैट लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर. ठीक है, दैट इज दिस 4th लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ पावर. तो ए का है 4, है ना. तो वैसे तो 4th ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ए का 4 वाला, बट और पढ़ लेते हैं. गार्नर की डेफिनेशन है दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स एज लॉ. सो बी इज 3, रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स एज लॉ. ठीक है, सो बी का 3 हो गया. देन सी इज ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट एम्फेसाइज अपॉन द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, है ना. तो सी का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, operations and control of administrative authorities. and D आता है आपका आइवर जेनिंग्स stated and defined administrative law as a law relating to the administration which determines the organization's powers, duties of the administrative authority. तो D का है 1. so option number 4 is correct here. ठीक है. okay, next 66th question is yes, which of the following statement is correct regarding doctrine of legitimate expectation. ठीक है, we have 4 statements regarding the legitimate expectation.
पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट द डॉक्ट्राइन हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू. यस, दिस इज करेक्ट. दिस डॉक्ट्राइन हैज अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन जुडिशियल रिव्यू. तो ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. ठीक है. बी क्या कह रहा है दैट डॉक्ट्राइन इज वेल स्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड इन द डोमेन ऑफ पब्लिक लॉ. यस, दिस इज अगेन ट्रू, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इस डॉक्ट्राइन को स्टडी करते हैं एंड देयरफॉर इट ऑपरेट्स विद इन द डोमेन ऑफ पब्लिक लॉ. तो हम कह रहे हैं ए ठीक है, बी ठीक है. ऑप्शन नंबर सी स्टेटिंग दैट द डॉक्ट्राइन हैज बीन डेवलप्ड बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड नेचुरल जस्टिस. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये जो डॉक्ट्राइन है ये डेवलप हुई है रीजनेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अश्योर करने के लिए. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड डी स्टेटिंग दैट द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. देखिए, while Union of India versus Hindustan Development Corporation was the first Indian case, ये पहला इंडियन केस था which recognized the legitimate expectation. लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन है ना, ये एक इंग्लिश लॉ से में पहली बार अपीयर हुई थी. दैट वाज अ मिट वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, है ना. सो देयरफॉर वी डू नॉट से कि दिस वाज द केस जिसमें इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी. नो, दिस वॉज द इंडियन केस जिसमें इस डॉक्ट्राइन को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था. ठीक है. सो देयरफॉर वी नीड टू बी वेरी वेरी मच श्योर अबाउट दीज फैक्ट्स, है ना. सो ए बी सी आर करेक्ट. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन हियर. Next question is, the power of judicial review was first adopted and applied by Supreme Court of USA in which case? ठीक है. तो जुडिशियल रिव्यू पहली बार यूएस सुप्रीम कोर्ट ने मार्बरी वर्सेस मेडिसिन के केस में अडॉप्ट की थी, अप्लाई की थी, विच इज़ ऑफ 1803, है ना. वेर इन कोर्ट इट वॉज अ केस दैट एस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. एंड देयर वॉज द चीफ जस्टिस जॉन मार्शल हु हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू द एक्ट ऑफ कांग्रेस एंड टू डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल if in case they violate the constitution, right? Okay, next 68 is a match the following again, and again our options are not well organized and I highly apologize for the same again. ठीक है. So we have list 1 of principles of natural justice and list 2 of the case laws. ठीक है. हमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल कौन से केस से जुड़ा हुआ है. तो पहले मैं लिस्ट 1 के ऑप्शन पढ़ती हूँ. ए इज पैक्यूनरी जस्टिस, पर्सनल बायस, पैक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, and then we have ऑफिशियल बायस एंड जुडिशियल ऑब्स्टिनेंसी. ठीक है. सारे चारों टाइप ऑफ बायस है और हमें बताने कि इनसे रिलेटेड केसेस कौन कौन से हैं. ऑब्स्टिनेंसी से जुड़ा हुआ ऊपर हमने केस पढ़ा था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक है. ठीक है. एंड रिमेंबर पर्सनल बायस से जुड़ा हुआ केस है मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है. एंड इसके अलावा पैक्यूनरी बायस से जुड़ा हुआ केस है आपका दिस डायम्स एंड ग्रैंड जंक्शन केनाल. एंड ऑफिशियल बायस से जुड़ा हुआ लैंडमार्क केस है गुलपल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC. ठीक है. तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4. ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी आप बहुत सारे चीज़ों को ऐसे ही रिमेंबर कर सकते हैं. ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन 69th, विच इज स्टेटिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द रूल ऑफ लॉ. ठीक है. स्टेटमेंट ए इज दैट इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट. यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये इसी प्रिंसिपल इस लीगल फ्रेज से डिराइव हुआ है विच मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी. सो ए इज करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज इट इज कॉल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. यस, रूल ऑफ लॉ इज कॉल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. इसका मतलब है दैट लॉ इज सुप्रीम, है ना, ओवर एनी आर्बिट्ररी पावर. सो बी इज करेक्ट. C is stating that it promotes arbitrary governance. No, not at all. It doesn't. C is wrong. And D is stating that the decisions could be made by discretion only. Nahi. Rule of law rather it limits the discretion. It doesn't mean that decisions are made by discretion only. So D is wrong. So A and B are correct. So option number 4 is correct here. And the last question of today's session is question 70. Which of the following statement are correct about the delegated legislation? Okay, same pattern पे है. Now we have to say कि इन चारों स्टेटमेंट में से delegated legislation जुड़ा हुआ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो पहला कह रहा है दैट इट इज ऑल्सो नोन एज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. यस, दिस इज ट्रू. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम लोग सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं. ठीक है. रीजन मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बता दिया. सेकेंड इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्लूड्स स्क्रूटिनी बाय द कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. दिस इज अगेन ट्रू. ऊपर हमने बिल्कुल सेम इस पॉइंट पे क्वेश्चन डिस्कस किया था.
C is stating that the doctrine of delegatus non potest delegare prohibits further subdelegation of power. Absolutely correct. And D is stating that delegated legislation can override the Parent Act. No, not at all. It cannot override the Parent Act. Rather, it has to operate within the framework and scope of the Parent Act. So D is wrong. So option A, B, C are correct. Correct option is option number 1. Right? Okay, I think we are done. Yeah, we are absolutely done with all the 70 questions. I know the session has been long, but it was absolutely productive, and I am very sure कि आपने अगर ये 70 questions prepare कर लिए हैं और in case आपने इन सारे कंसेप्ट को डिटेलिकली नहीं भी पढ़ा है तब भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में. ठीक है. सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ हियर. ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर विच एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये सेशन कितना हेल्पफुल लगा, एंड अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी और एग्जामिनेशन की, हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको UGC नेट के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे. दोनों की डिटेल्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. So thank you so much again for watching. Have a good day. Bye bye.